घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और भारत में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जिसको एनएसए कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। आखिर घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगा रहे? घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? राष्ट्रीय एकता अखंडता खतरा को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ जो खतरा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। घुसपैठियों के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगा रहे? घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, प्लान्ड वे में होता है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश से घुसे आ गए, ऐसे नहीं होता। प्लान्ड वे में होता, पूरा नेटवर्क होता है। कोई उनको अंदर कराता है, कोई उनका आधार बनवाता है, कोई उनका राशन कार्ड बनवाता है, कोई वोटर आईडी बनवाता है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है। पूरा एक नेटवर्क है, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है। तो घुसपैठियों पे गैंगस्टर क्यों नहीं लगाते? यह काम तो न्यायपालिका का है। घुसपैठ एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। अप्रत्यक्ष युद्ध से निपटने के लिए इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन है 121। आखिर घुसपैठियों के खिलाफ वेज वॉर सेक्शन 121 क्यों नहीं लगा देते? घुसपैठ पूरी फंडिंग के जरिए होता है। फंडिंग के जरिए होता है तो 100% प्रॉपर्टी उनकी जब्त क्यों नहीं करते? और सबसे इंपॉर्टेंट, जब घुसपैठ इतना सीरियस है तो इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 131 है जो जज को यह शक्ति देता है कि वो सजा को एक साथ चलाए या सजा को अलग अलग चलाए। मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 तरीके का क्राइम किया, चोरी किया, मर्डर भी किया, गाली भी दिया, रेप भी किया। एक ही घटना में उसने 5 अलग अलग अपराध किए। तो इंडियन पिनल कोड में जज को यह शक्ति दी हुई है कि सारी अपराधों का सजा एक साथ चलाए, या एक की सजा पूरी हो फिर दूसरी शुरू हो, फिर दूसरी खत्म हो, फिर तीसरी शुरू। उदाहरण के लिए अगर उसने 5 अपराध किया, एक अपराध में अगर 5 साल की सजा है तो जज के ऊपर डिपेंड करता है वो सारी सजा एक साथ लागू कर दे, यानी 5 साल में पूरी सजा खत्म, या एक एक धारा की एक एक पहले चलेगी। पहले एक धारा 5 साल, फिर दूसरी सजा 5 साल, फिर तीसरी धारा की 5 साल, फिर चौथी धारा की 5 साल। अगर हमारे हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज केवल कंसेक्टिव सेंटेंस लागू करना शुरू कर दें, कंसेक्टिव सेंटेंस दें, न कि कॉन्करेंट दें, यानी एक एक सजा अलग अलग चलाएं, तो उससे बहुत हद तक भ्रष्टाचार भी कम होगा, बहुत हद तक अपराध भी कम होगा। इसमें नया कानून बनाने की जरूरत ही नहीं। अब आशा करता हूं कि इस पे चिंतन होगा। संसद का सत्र चल रहा है, शायद वहां भी चर्चा होगी। हमारे माननीय हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी ओथ को समझेंगे, अपनी ओथ को पढ़ेंगे, उन्होंने शपथ क्या लिया है, और कम से कम आगे इस बात पे मंथन करेंगे कि भारत में ऐसी व्यवस्था किया जाए कि लोगों को 1 महीने के अंदर उनकी जांच पूरी हो जाए, 1 साल के अंदर सजा हो जाए। जितनी भी सजा होनी है 10, 20 साल, 50 साल की, कम से कम सजा जल्दी होना शुरू हो जाए तो बहुत सारे अपराध कम होंगे, बहुत सारे विवाद खत्म होंगे, बहुत सारा वैमनस्य खत्म होगा। भाई कई बार ऐसा होता है, जब तक सजा होती है तब तक एक व्यक्ति 5 मर्डर कर चुका होगा। अगर पहले मर्डर में उसको सजा हो जाए, जेल के अंदर चला जाए, सजा हो जाए, तो बाकी 4 मर्डर रुक जाएंगे? नहीं रुक जाएंगे। अगर उसने पहली बार भ्रष्टाचार किया, सजा हो गई, जेल चला गया, आगे भ्रष्टाचार करेगा क्या? अगर स्पीडी जस्टिस होता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। और एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर रूस हमसे बहुत आगे है, फ्रांस हमसे बहुत आगे चला गया, सिंगापुर हमसे बहुत आगे चला गया, चाइना हमसे बहुत आगे चला गया, तो मूल कारण है उनका स्पीडी जस्टिस सिस्टम। और देखते देखते मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 50 साल के पहले दुबई में कुछ नहीं था। 50 साल के पहले दुबई एक सिंपल रेगिस्तान था, न वहां कोई घूमने जाता था, न वहां कोई फैक्ट्री थी, न कोई कारपोरेट ऑफिस का, कुछ नहीं था। आज 50 साल के अंदर उसने भ्रष्टाचार और अपराध
को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कठोर कानून बनाया, भ्रष्टाचार अपराध को खत्म किया। देखते देखते इतना डेवलपमेंट हो गया, आज पूरी दुनिया दुबई घूमने जाने लग गई। भारत के लोग घूमने जाते हैं। भारत के लोगों को रात को 12 बजे अपने भारत में डर लगता है घूमने से, लेकिन दुबई में आराम से घूमते हैं। ये फैक्ट है। तो ये समस्याओं का समाधान जुडिशियल रिफॉर्म के जरिए हो सकता है। दूसरा एक विषय जो प्रमुख विषय है, आपने लिया है समान नागरिक संहिता। वैसे गर्मी है नहीं, लेकिन पहली बार मैंने काला शर्ट पहना हुआ है, इसलिए थोड़ी ज्यादा गर्मी है। ये समान नागरिक संहिता एक तरीके से पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया। पॉलिटिकल फुटबॉल समझते हैं? फुटबॉल में कैसे होता है, दो टीम होती है, इधर वाला इधर से मारता है, उधर वाला इधर से मारता है। लेकिन एक्चुअल में ये समान नागरिक संहिता पॉलिटिकल इशू नहीं है। हमसे कोई कह रहा था कि क्या बीजेपी जनसंघ या क्या यूसीसी की बात हो रही है। मैंने कहा भाई बीजेपी तो छोड़ो, जब जनसंघ भी नहीं बना था तब ये समान नागरिक संहिता हमारे संविधान में आ गया। 23 नवंबर 1948 को समान नागरिक संहिता हमारे संविधान में आ गई थी। मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1900, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1948। यानी मोदी जी से 2 साल बड़ी है ये यूसीसी। लेकिन लोग सोचते नहीं तो मोदी जी ला रहे। अरे भैया, संविधान निर्माताओं की मंशा थी, संविधान निर्माता चाहते थे कि यूसीसी आए। यह अलग बात है कि अब तक भारत में 15 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बाकी के 14 लोगों ने वो हिम्मत नहीं दिखाई जो मोदी जी ने दिखाई। इसलिए हम सबको मोदी जी का समर्थन करना चाहिए। जो काम पहले के 14 लोग नहीं कर पाए वो मोदी जी कर रहे। लेकिन कोई ये कहे ये बीजेपी का मुद्दा है, मोदी जी का मुद्दा है, नहीं, ये बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा है, सरदार पटेल का मुद्दा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुद्दा है, रफी अहमद किदवई का मुद्दा है, अलादी कृष्ण अय्यर का मुद्दा है, वीएन राव का मुद्दा है, के मुंशी का मुद्दा है। 300 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था, उन 300 लोगों का मुद्दा है। और वैसे भी जब हमने 26 नवंबर 1949 को कह दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम सब ने इसको मान लिया, तो मुझे लगता हम सबका जन जन का मुद्दा है। और एक बात आप समझिए, ये डॉक्टर साहब दोनों सरकारी डॉक्टर है, अगर ये इलाज न करें तो क्या किया जाएगा? इनको बर्खास्त किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? ऐसे ही अगर कोई हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कभी ये कह दे मैं इस संविधान के इस प्रोविजन को नहीं मानूंगा, नहीं मानता हूं, उसको भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। किसी हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की इतनी हिम्मत नहीं है वो कह दे कि मैं संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 जो भी है, 44, 47, 48 कि मैं इस संविधान के इस आर्टिकल को नहीं मानता हूं, कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने शपथ लिया है, उसने शपथ लिया है कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान को मानूंगा, संविधान को लागू करूंगा, संविधान को आगे बढ़ाऊंगा, तो कह ही नहीं सकता। जब कोई हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कह सकता, तो कोई सांसद विधायक इसका विरोध कैसे करता है? उसने भी वही शपथ लिया है कि मैं संविधान को मानूंगा, संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। इसलिए मेरा यह मानना है, जो सांसद विधायक इस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए, उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। भाई, ड्राइवर अगर गाड़ी चलाने से मना कर दे, बर्खास्त कर दिया जाता है। टीचर पढ़ाने से मना कर दे, बर्खास्त कर दिया जाता है। डॉक्टर इलाज कराने से मना कर दे, बर्खास्त कर दिया जाता है।
थानेदार अपनी ड्यूटी करने से मना कर दे तो बर्खास्त कर दिया जाता है, कप्तान अपनी ड्यूटी करने से मना कर दे बर्खास्त किया जाता है, तो सांसद विधायक अपनी ड्यूटी से जो मना कर रहा है, लागू करने की बजाय उल्टा विरोध कर रहा है, उसको बर्खास्त क्यों नहीं करना चाहिए? उसको भी बर्खास्त करना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो केवल संविधान विरोधी नहीं है बल्कि महिला विरोधी भी है, वो मानवता के भी विरोधी हैं, वो मानवाधिकार के भी विरोधी हैं, ह्यूमन राइट के विरोधी हैं, समता समानता के विरोधी हैं। क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल कुछ देने के लिए है, कुछ लेने के लिए नहीं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कुरीतियों को खत्म करने के लिए है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अधर्म को खत्म करने के लिए। यह रीतियों को नहीं छुएगा, प्रथा को नहीं छुएगा, कुप्रथा को खत्म करेगा, कुरीति को टच करेगा। और ये सबकी ड्यूटी है, हमारी सबकी ड्यूटी है, नागरिकों की ड्यूटी है, जज की भी ड्यूटी है, सांसद विधायक की भी ड्यूटी है। लेकिन कुछ लोग इसके बारे में गलतफहमी फैला रहे, ऐसी गलतफहमी फैला रहे, खासतौर पे कभी एचयूएफ की बात करके, कभी ट्राइबल की बात करके, कभी किसी की बात करके। मैं एक डिबेट में था, एक पार्टी का प्रवक्ता बोला, क्या बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे आएगा, हमारा आपका खान पान अलग अलग है। मैंने कहा ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है। क्या है ये यूनिफॉर्म? ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? अपनी पसंद से खाओ पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रवक्ता बोला, ऐसी बात कर रहे हैं, हमारा आपका वेशभूषा अलग है, आपका पहनावा अलग है, हमारा पहनावा अलग है। हमने कहा ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? जोर से बोलिए, पीछे से आवाज नहीं आ रही। क्या है यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक प्रवक्ता बोला कि अरे कैसे हो सकता है, हमारी भाषा अलग है। हमने कहा यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? एक और आया, बोला हमारी आपकी पूजा पद्धति अलग अलग है, हमारी आपकी आप अलग ऐसे पूजा करते हो, हम ऐसे करते हैं, आपके यहाँ 7 फेरे होते हैं, हमारे यहाँ ऐसे होता है, आप ऐसे करते हो, हम ऐसे करते हैं, आप ऐसे पूजा करते हो, जो भी है। मैंने कहा ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड भी नहीं है, ये समान प्रार्थना संहिता नहीं है। क्या है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक और बड़ा कलाकार बोले इतने सारे रिलीजन है, कैसे आ सकता है? मैंने कहा भाई देखो, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड भी नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? एक तो बड़ा चालाक, जब कोई दांव नहीं चला, बोले ट्राइबल का क्या होगा। अब उसको ट्राइबल की चिंता हो गई, हालांकि उसकी पार्टी में कोई ट्राइबल वाइबल नहीं है, उसके पार्टी में कोई ऑफिस बीरर ट्राइबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी उसको ट्राइबल की चिंता हो गई है। ट्राइबल के कस्टम का क्या होगा? हमने कहा ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है। क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारी पहचान अलग है, आपकी पहचान अलग है। हमने कहा यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड भी नहीं है। क्या है? यूनिफॉर्म। सारे दांव खत्म हो गए, नया दांव लेके आया, एचयूएफ का क्या होगा? वैसे आपको बता दूं, उसके पहले भारत में अधिकांश लोगों को एचयूएफ पता ही नहीं था। जब से उसने बोला एचयूएफ, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद से लोगों ने गूगल करना शुरू किया, भाई एचयूएफ क्या है। फिर लोगों को पता चला यार ये फायदेमंद चीज थी, हमने भी खाता खोल लिया होता। इस सभा में कितने लोग का एचयूएफ अकाउंट है? जरा हाथ को उठाइए जरा ईमानदारी से। इतनी बड़ी सभा में 2, 3, 4, 5 लोगों का एचयूएफ अकाउंट है, 7 लोगों का, बस केवल 7 लोगों का एचयूएफ अकाउंट। और वैसे भी एचयूएफ इनकम टैक्स का मैटर, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत लोगों को छूट मिली हुई है। ट्राइबल को छूट मिली हुई है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छूट मिली हुई है, किसानों को छूट मिली हुई है, बाकी तो छोड़ो, सारे मिडिल क्लास को छूट मिली हुई है। 5 लाख रुपए तक सबका इनकम टैक्स फ्री होता है। 5 लाख तक कोई टैक्स देता है क्या? उसी में एक प्रावधान ये कर दिया गया कि जो हिंदू परिवार ज्वाइंटली रहते हैं, उनका अगर ज्वाइंट अकाउंट है, उनको 5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। और ये इनकम टैक्स में आया क्यों था, इसको समझिए। भारतीय परंपरा यह है कि मान लीजिए 4 बेटे हैं,
4 बेटे कमाते हैं, तो पहले ऐसे ही होता था, चारों बेटे बाहर नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पिताजी को देते थे, भाई ये काम करो, हम चारों भाई 200 रुपए आपको दे रहे हैं, आप इससे पूरे परिवार का सब्जी वब्जी लाओ, खाना पीना खर्चा चलाओ। ऐसे ही था ना सिस्टम। उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सुधार किया। उन्होंने बोला ठीक है, जिन हिंदुओं का ज्वाइंट फैमिली रहती है उनको अगर ज्वाइंट अकाउंट होगा 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की छूट होगी, यानी परिवार के मुखिया के नाम अकाउंट होगा तो उसमें अगर 5 लाख रुपए तक आएगा उस पर छूट मिलेगी। वो आज भी चल रहा है। जब उसने बोला HUF खत्म करो, HUF खत्म करो, हमने HUF खत्म करो, हमने काम करो, HUF चूंकि टैक्स का मैटर है, तुम 1 नेशन 1 टैक्स मांग करो। उसके बाद वो पीछे हो गया, वो 1 नेशन 1 टैक्स की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन HUF की चिंता है। तो कुल मिला कहने का मतलब यह है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से न किसी का खाना पीना बदलेगा, न किसी का पहनावा बदलेगा, न किसी का रीति रिवाज बदलेगा, न किसी की परंपरा बदलेगी, न किसी का त्योहार बदलेगा। सिख जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं वैसे ही जाएंगे, क्रिश्चियन चर्च में जैसे जाते हैं वैसे ही जाएंगे, हिंदू अपने मंदिर में वैसे ही जाएंगे, मुस्लिम अपना नमाज वैसे ही पढ़ेंगे, मुस्लिम अपनी जो निकाह पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, हिंदू 7 फेरे जो लेते हैं वैसे ही लेंगे, सब कुछ एज इट इज चलेगा। इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल कुरीतियों को खत्म करेगा और संविधान को लागू करेगा। संविधान का मतलब ही होता है समविधान। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान यानी समान नागरिक संहिता से संविधान होगा, सबको एक समान अधिकार होगा, सबके लिए एक समान विधान होगा। इतनी सी बात। फायदा, आप जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों को यूसीसी से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब आप सोच रहे हो कि कोई फायदा नहीं, हमको बुलाया क्यों? वो बाद में बताऊंगा क्यों बुलाया। नहीं तो हमारे भाई साहब बैठे हैं, सोच रहे हो कि अभी बता दे रहे। वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा फायदा इतना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सबकी शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। जैसे अभी हम बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अब आप सोच लो इसमें कोई फायदा है कि नहीं है, नुकसान है? मेरे समझ से इसमें कोई खास फायदा तो है। अभी आराम से ऐसे ही रह रहे थे, ठीक है भाई रजिस्ट्रेशन और करा ले। वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। हिंदू को केवल एक फायदा, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। हिंदू जब मैं बोलूं तो उसमें जैन, बौद्ध, सिख भी आते हैं। कानूनन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हिंदू कहलाते हैं। क्रिश्चियंस को 2 फायदा। अभी क्रिश्चियंस का अगर तलाक लेना होता है तो उनका जो कूलिंग पीरियड है 2 साल का। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में कूलिंग पीरियड 6 महीने का। कूलिंग पीरियड का मतलब अगर पति पत्नी दोनों अलग होना चाहते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो फैमिली कोर्ट के जज कहते हैं भाई थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लो, आराम से सोच लो, विचार कर लो। उसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। ठंड, अभी मान लो गर्मी है, गुस्सा है, अलग होना चाह रहे हैं, बोले 6 महीने आराम से रहो, ठंडे हो जाओ। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का कूलिंग पीरियड 6 महीने है, क्रिश्चियंस का कूलिंग पीरियड 2 साल का। तो क्रिश्चियंस को दूसरा फायदा ये हो गया, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, कूलिंग पीरियड उनका 6 महीने की बजाय 2 साल की बजाय 6 महीने हो गया। 6 महीने में छुटकारा हो गया, 6 महीने के बाद कोर्ट नहीं जाना। पारसी को एक फायदा हो रहा, पारसी बेटियों को, कि अभी वो गैर पारसी से विवाह करती हैं तो उनका प्रॉपर्टी का राइट खत्म हो जाता है, उनका प्रॉपर्टी का राइट बना रहेगा। लेकिन मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा। हिंदुओं को कितना फायदा? 1, और मुस्लिम बेटियों को? और विरोध कौन कर रहा है और समर्थन कौन कर रहा है? जिसको कोई फायदा नहीं वो सब समर्थन कह रहे हैं लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिसको फायदा ही फायदा वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं। लेकिन हम सब राष्ट्रभक्त हैं, हमारे लिए व्यक्तिगत फायदा कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई फायदा हो चाहे ना हो, हाँ देश की सभी बेटियों को एक समान अधिकार मिल जाए,
कुरीतियां खत्म हो जाए, कुप्रथाएं खत्म हो जाए, तो देश का फायदा है। मुस्लिम बेटी का फायदा भी एक तरीके से हमारा, क्योंकि हम मुस्लिम बेटी को अलग नहीं मानते। वो हिंदू और मुस्लिम करते हैं, हम हिंदू और मुस्लिम नहीं करते। हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, हम तो नारी तू नारायणी को मानने वाले। हमारे लिए तो हिंदू की बेटी भी नारी तू नारायणी है, मुस्लिम की बेटी भी नारी तू नारायणी। हम तो हिंदू की बेटी को भी अपनी बहन बेटी मानते हैं, मुस्लिम की बेटी को भी अपनी बहन बेटी मानते हैं। इसलिए फायदा हमारा हो चाहे ना हो, हिंदू जैन बौद्ध सिख का फायदा हो चाहे ना हो, मुस्लिम बेटी का फायदा भी हमारा फायदा, वो भी भारत की बेटी है, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा तो शादी विवाह की उम्र एक समान हो जाएगी। हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही 18 साल है। दिक्कत है केवल मुस्लिम बेटियों को, जिनकी शादी की उम्र 9 साल। आज भी लीगली, मैंने जब 2018 में चैलेंज किया कोर्ट में, पीआईएल फाइल किया, तो इनफैक्ट उस समय जज साहब भी पूछे, ये पीआईएल ठीक से आप रिसर्च करके बनाए हो ना? हमने कहा साहब रिसर्च करके बनाया, 9 साल ही है। इनफैक्ट 9 साल भी नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि पीरियड आ जाए तो शादी के लायक हो गई। अब जहां एयर पोल्यूशन कम है, वाटर पोल्यूशन कम है, नॉइज पोल्यूशन कम है, वहां तो 9-10 साल में आता है। दिल्ली में जहां एयर पोल्यूशन भी ज्यादा, वाटर पोल्यूशन भी ज्यादा, नॉइज पोल्यूशन भी ज्यादा, आजकल पॉलिटिकल पोल्यूशन भी ज्यादा, वहां तो 8 साल में हो जाता है। अब सोचो 8 साल 9 साल कोई शादी विवाह की उम्र है क्या? शादी विवाह की उम्र समान होगी तो फायदा किसको मिला? जोर से बोलिए जरा भाई। शादी विवाह की उम्र 18 साल हो जाएगी या 20 साल हो जाएगी, मुस्लिम बेटियां भी पढ़ेंगी, कम से कम 12वीं करेगी, पढ़ेंगी, समझेंगी, समझदार बनेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दी शादी होने के कारण जो दुनिया भर की बीमारी होती है, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, जहां डिलीवरी वाला वार्ड होता है, वहां कैसी कैसी भीड़ लगी है, कैसे कैसे कम उम्र की लड़कियां आती हैं। डॉक्टर साहब देखते होंगे कैसे कैसे कम कम उम्र की लड़कियां आती हैं। तो शादी विवाह की उम्र अगर 20 साल हो गई, 18 साल हो गई, जो भी है, सबकी एक समान हो गई, तो सब ज्यादा फायदा किसको मिला? मुस्लिम बेटी। पढ़ाई लिखाई अच्छी, फिजिकली मैच्योर, मेंटली मैच्योर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा। देश दुनिया उनको भी पता चलेगा। अभी तो क्या हुआ, नासमझ होते शादी हो गई, 14-15 साल होते होते एक बच्चा हो गया, 17-18 में दूसरा बच्चा हो गया, 20 साल में तीसरा बच्चा हो गया, 23-24 साल में 4 बच्चा हुआ, 30 साल होते होते 6-7 बच्चे हो गए। उसके लिए दुनिया केवल बच्चे की परवरिश करना, इसकी दुनिया हो गई। राजा भोज कौन थे, विक्रमादित्य कौन थे, रानी अहिल्याबाई कौन थी, उसको पता ही नहीं चला। पैदा हुई, खत्म हुई। देश दुनिया क्या होती है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने जिले हैं, शहर क्या होता है, गांव क्या होता है, त्योहार, कुछ नहीं पता। बस पैदा हुई और शादी हुई, बच्चा पैदा शुरू किया, जिंदगी खत्म। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो एक दूसरी कुरीति खत्म होगी कि मौखिक रूप का तलाक खत्म हो जाएगा। मैंने 3 तलाक चैलेंज किया था, तो मैंने सोचा था यही 3 ही तलाक होता है बस। अब 3 तलाक से मुक्ति हो गई, सब ठीक हो गया। लेकिन जब 3 तलाक खत्म हो गया तो और बेटियों ने हमसे संपर्क किया। आप लोग गूगल करना, एक बेनजीर हिना अश्विनी उपाध्याय करके गूगल करना। उस बेटी ने हमसे संपर्क किया, उसका नाम बेनजीर हिना। हमारे पास आई, बोली सर हमको तलाक हसन दे दिया। हमने कहा ये क्या होता है? बोला ये भी तलाक हसन होता है। हमने कहा कैसे दिया? बोले 30 अप्रैल को एक चिट्ठी भेजा, 30 मई को दूसरी चिट्ठी भेजा और 30 जून को ईमेल पे भेज दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मेरा तलाक हो गया। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले उसके बाद 15,000 रुपए पेटीएम कर दिया। बोले ये तुम्हारा खर्चा हो गया। और 8 साल का बच्चा है, 2,000 रुपए और पेटीएम कर दिया। बोले ये बच्चे का दूध का खर्चा, 17,000 रुपए में तलाक हसन हो गया। और ये कोई अनपढ़ गंवार गांव की बात नहीं कर रहा हूं,
नोएडा में रिपब्लिक चैनल में काम करने वाली एक पत्रकार की बात कर रहा हूं। रिपब्लिक चैनल आप लोग देखते हैं ना, उसी में एक जर्नलिस्ट है, उसका नाम है बेनजीर हिना। उसका हस्बैंड दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करता है। उसने 30 अप्रैल 2022 को एक चिट्ठी भेजी, साइन नहीं किया चिट्ठी पे। 30 मई को दूसरी चिट्ठी भेजी, साइन नहीं किया, और 30 जून को ईमेल कर दिया, तलाके हसन देता हूं, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके हसन हो गया। आप लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा ना, मन में दुख हो रहा होगा ना। कल्पना करिए कि उस बेटी के साथ क्या हो रहा होगा जिसकी उम्र 30 साल की है, जिसका बच्चा 1 साल का है, और घर पे आ गई। और घर पे आई तो कहां जाएगी? मायके। और जहां भाई भाभी पहले से रह रहे हो तो आपको भी पता है कि क्या कैसी स्थिति होती। एक तलाक हो गया, कोई गुजारा भत्ता नहीं, कोई रहने की जगह नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, माँ बाप भी कोई बहुत प्रॉस्परस संपन्न नहीं था, उनके पास 2 मंजिल मकान था, 1 मंजिल बेटी को दे दिया, बेटी तो भी रहती थी। 2 कमरे के मकान में माँ बाप रह रहे थे, बेटे बहू पहले रह रहे थे, अंत में उनको जिस कमरे में वहीं रह रहे थे उसमें बेटी को भी रख लिया। एक दूसरी बेटी ने हमसे संपर्क किया। कर्नाटक में एक स्थान है कलबुर्गी। मैं आपको पढ़े लिखे लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं, अनपढ़ का नहीं दे रहा हूं। कलबुर्गी में एक लेडी डॉक्टर सईदा अमरीन, MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन, ससुर डॉक्टर, सास डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। उसको तलाके बाइन दे दिया। तलाके बाइन क्या होता है? जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, फिर 30 दिन के बाद जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, फिर 30 दिन के बाद जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। 3 बार जाओ, आजाद किया, आजाद किया, आजाद किया, आजाद हो गई। मुझे ढूंढते ढूंढते सुप्रीम कोर्ट आई। हमने कहा क्या हुआ बताइए? ये हुआ। हमने कहा कुछ पैसा वैसा आया क्या? बोले सर बेनजीर हिना को 15,000 आया था, मुझे तो वो भी नहीं आया। जस्ट यू इमेजिन, पढ़े लिखे MBBS MS गायनोलॉजिस्ट जो दूसरों का इलाज कर रही थी, ऐसी स्थिति आई कि अपना इलाज नहीं कर पा रही। फिर तलाके बाइन हमने चैलेंज किया। एक और बेटी आई पुणे से, उसका तलाके हसन चैलेंज किया। एक और बेटी आई, उसका तलाके किनाया चैलेंज किया। तो 3 तलाक भले खत्म हो गया, 4 तरीके के तलाक, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये 4 तलाक आज भी चल रहे हैं, जो एक तरफा होते हैं, SMS से होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, टेलीग्राम से होते हैं, ईमेल से होते हैं, कुरियर से होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस बेटी को माता पिता विदा करते हैं बड़े शानो शौकत के साथ, 6 महीने साल भर के बाद उसको ऐसे 3 चिट्ठी लिख के उसको भेज दिया जाता है, उस माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, उस बेटी पे क्या गुजरती होगी, कहां जाए वो? आखिर वो भारत की बेटी है कि नहीं? ये ह्यूमन राइट की बात है कि नहीं? ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ह्यूमन राइट की बात। ये केसेस मैं इसलिए लड़ रहा हूं, और मैं UCC के लिए अपना सब कुछ छोड़ के पूरे देश में केवल इसलिए घूम रहा हूं कि ये हिंदू मुस्लिम का नहीं, देश की सभी बहन बेटियों को एक सम्मान तो मिल जाए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि 4 मंजिल मकान में ग्राउंड फ्लोर की बेटी को अलग अधिकार, फर्स्ट फ्लोर की बेटी का अलग अधिकार, सेकंड फ्लोर की बेटी का अलग अधिकार, और थर्ड फ्लोर की बेटी को अलग अधिकार? ऐसा क्यों कि एक ही कॉलेज में 4 लड़कियां जा रही हैं, चारों के अलग अलग अधिकार? इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, एक परिवार में 2 कानून लागू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। एक देश में एक कानून नहीं होना चाहिए, एक देश एक विधान होना चाहिए। और 75 साल में जो काम नहीं हुआ, जो काम नेहरू जी ने नहीं किया, उस काम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। हम सबको उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए और उनका धन्यवाद देना चाहिए कि वो पूरी मजबूती के साथ इसलिए लड़ रहे हैं। तो UCC आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, यानी हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का
तलाक का तरीका सबका एक हो जाएगा, सबका कोर्ट के जरिए होगा। ये चारों तरीके जो तलाक हैं, ये रीति नहीं कुरीति है, ये प्रथा नहीं कुप्रथा है। तो ये कुप्रथा कुरीति खत्म हो जाएगी। यूसीसी आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, जो भी मिलेगा फार्मूला सबके लिए एक हो जाएगा। यूसीसी आएगा तो बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। अभी आपको ये जान के आश्चर्य हुआ, 4 तरीके के तलाक तो जो समस्या थी अगर बच्चा गोद नहीं हुआ रहा तो पति से ज्यादा टेंशन में कौन होता है? पत्नी। ऐसे ही ना, भारतीय परंपरा ऐसे ही। अगर बच्चा नहीं होता है तो हस्बैंड को लोग ताने कम मारते हैं, महिला को ताने ज्यादा मारते हैं, भले ही वो हस्बैंड की कमी हो। ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड के कारण बच्चा न हो रहा, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। अब बच्चा गोद ले नहीं सकते तो दूसरा क्या ऑप्शन है? सौतन ले आओ। घर में सौतन आ सकती है, बच्चा गोद नहीं ले सकते। अरे भाई चलो, खुद को बच्चा नहीं हुआ तो भाई का बच्चा ले लो, चाचा का बच्चा ले लो, कोई हमारी बहन है उस बहन का बच्चा ले लो। ऐसे ही होता है, हिंदू जैन बौद्ध सिख में ऐसे ही करते हैं। भाई का बच्चा ले लिया, मामा के घर से ले लिया, मौसी के घर से ले लिया, बुआ के घर से ले लिया, किसी एक का बच्चा ले लिया, उसको पाला पोसा, उसको अपने बेटे के तरीके रखा। और कई बार तो बचपन में ले लेते हैं तो बच्चे को भी नहीं पता चलता कि वो है किसका बच्चा। ऐसे ही चलता है। वहां ऐसा रिवाज ही नहीं है। बच्चा गोद ले नहीं सकते, ले सकते हैं तो प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। जब प्रॉपर्टी दे नहीं सकते तो उनको अपना बच्चा कोई गोद क्यों देगा? हाँ, सौतन आ सकती है। अब सौतन आ गई और सौतन को बच्चा हो गया तो जिस महिला का पहले ही अपमान हो रहा था बच्चा न होने के कारण, जब सौतन को बच्चा हो गया तो उसका अपमान और बढ़ गया। पहले वो 2nd क्लास सिटीजन थी, अभी 3rd क्लास सिटीजन हो गई। और अगर बच्चा नहीं हो रहा था हस्बैंड की कमी से तो सौतन आ गई, तब भी बच्चा नहीं हुआ कि नहीं? भाई अगर पति में कोई कमी थी तो दो शादी कर लो, 3 शादी कर लो, बच्चा ही नहीं होगा। तो पता चला घर में 4 सौतन आ गई और बच्चा नहीं हुआ। यूसीसी आएगा तो गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। यूसीसी आएगा तो बेटी हो या बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, हिंदू जैन बौद्ध सिख में अगर बेटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भाई ठीक है, बेटी दामाद को हम अपना रखेंगे, दामाद को अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे। ऐसे तो होता है। मुस्लिम्स में बेटी दामाद को पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अब पता चला प्रॉपर्टी दे नहीं सकते, घर में प्रॉपर्टी है, मान लो 5 दुकानें हैं, 2 पेट्रोल पंप है, जो कुछ भी है, तो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या चाहिए? बेटा। 4 बेटी कर लिए, 5 बेटी हो गई, बेटा हुआ ही नहीं। अब बेटा नहीं हुआ, दामाद को पूरी प्रॉपर्टी दे नहीं सकते, तो रास्ता क्या है? दूसरी शादी कर लो। अब बेटा होगा कि बेटी, ये किस पे डिपेंड करता है डॉक्टर साहब? हस्बैंड पे। महिला पे डिपेंड नहीं करता कि बेटा होगा कि बेटी। किस पे डिपेंड करता है? हस्बैंड पे। तो पहले से 5 बेटी, दूसरे से 5 बेटी, अगर तीसरी करा तो फिर 5 बेटी। पता चला घर में 15 बेटियां हो गई, बेटा हुआ ही नहीं, समस्या ज्यों की त्यों। जब मैंने 2015 में पीआईएल फाइल किया, मुझे सबसे पहले फोन आया कश्मीर के अनंतनाग से, एक मोहम्मद रशीद करके नाम बंदा था, उसका फोन आया। बोला साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिटीशन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पीएल एडमिट कर लिया है। हमने कहा तुम्हें कौन सा फायदा होने वाला? बोला साहब हमारे नाना हमको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, हमारे मामा है नहीं और नाना हमको अपना प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे पा रहे। ये समस्या है। तो यूसीसी आएगा तो गोद लेने का अधिकार भी मिल जाएगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। लेकिन हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही है, तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए जरा। ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए। यूसीसी आएगा, एक पति और एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। फायदा किसको हुआ? फायदा किसको हुआ? हिंदू जैन बौद्ध सिख में अगर दूसरे के बारे में सोचा
तो भी 7 साल सजा हो सकती है। 7 साल की सजा है, सेक्शन 494 इंडियन पिनल कोड में 7 साल सजा है। ऐसे कभी गलती भी सपने में भी नहीं आना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एक पति एक पत्नी। लेकिन उधर 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा तो फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ? यूसीसी आएगा तो विरासत और वसीयत यानी सक्सेशन और इनहेरिटेंस का सबको एक समान अधिकार मिल जाएगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही है तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटे। यूसीसी आएगा तो माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही है तो फायदा किसको हुआ? यूसीसी आएगा तो हलाला बंद हो जाएगा। हलाला सुना आप लोगों ने? हलाला का मतलब यह हुआ कि अगर कहीं गलती से भी तलाक हो गया। हलाला का एग्जांपल आपको देता हूं। एक यूपी के मुजफ्फरनगर में इमराना केस हुआ था। आप लोग शायद हो सकता है हंसे, लेकिन इस दर्द को भी समझिए। इमराना के ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया। अगले दिन उसने चिल्लाई, बताया सबको मेरे ससुर ने हमारा रेप कर दिया। काजी बुलाए गए, बोले साहब बताओ समस्या का समाधान। बोले अब ससुर तुम्हारा शौहर हो गए। तो बोले हमारा जो हस्बैंड था जो अरब में नौकरी कर रहा था, क्या उसका क्या होगा? बोले वो तुम्हारा बेटा हो गया। कैन यू इमेजिन? बलात्कारी ससुर शौहर हो गया और शौहर बेचारा बेटा हो गया। बोले समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? बोले ये ससुर तुम्हें तलाक दे, फिर तुम्हें कोई और तुमसे निकाह करे, एक दिन तुम उसके साथ में रहो, वो तुमसे शारीरिक संपर्क करे, उसको कहते हैं निकाह हलाला। वो हलाला करेगा, फिर वो तुम्हें तलाक देगा, तब तुम अपने शौहर के पास जा सकती हो। और कई बार ऐसे केसेस भी आए कि जिसको निकाह हलाला से किया, पता चला उसने तलाक ही नहीं दी। ऐसा भी है, कई बार है। तो ये हलाला बंद हुआ तो फायदा किसको हुआ? एक और कुरीति है मुताह, MUTAH, गूगल करना MUTAH, मुताह अश्विनी उपाध्याय। ये इसलिए बता रहा हूं गूगल करने के बाद में आप लोग मोबाइल यूज करते थोड़ा ऐसे समझो भारत में क्या क्या कुरीतियां चल रही है। इसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। 15 दिन 20 दिन के लिए बाहर से लोग आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग गरीब बच्चियों के साथ 1 महीने के लिए निकाह करते हैं, उसको कहते हैं निकाह मुता। और एक है मिस्यार, MISYAR, निकाह मिस्यार। 15 दिन 20 दिन के साथ बच्चियों के साथ रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। अब उस बच्ची के साथ में कोई शादी करता है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद। जो बीच के दलाल हैं 2-4-5 लाख ले लिए, माँ बाप को 2-4 लाख दे दिया और उसके बाद खत्म, पूरी जिंदगी उसकी खत्म। मैंने PI फाइल किया है कि हलाला, मुताह और मिस्यार को बलात्कार घोषित किया जाए, इसको रेप घोषित किया जाए। और जो आदमी हलाला करे, मुताह करे, मिस्यार करे, अगर वो 18 साल से ऊपर कर रहा है तो नॉर्मल रेप वाला कानून चले। 18 साल से पहले मुताह मिस्यार हलाला कर रहा है तो उसके ऊपर पॉक्सो चलना चाहिए। जब तक ये नहीं चलेगा तब तक वास्तव में इंडिया भारत नहीं बनेगा, इंडिया इंडिया ही रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर मेरा पहले 2 जजों की बेंच सुन रही थी, फिर 3 जजों को रेफर हुआ, अभी 5 जजों को रेफर हो चुका है। अभी देखते हैं बेंच कब बनती है। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि बेंच बना दीजिए। ऐसे ही ये पर्सनल लॉ वालों ने पूरे देश में शरिया कोर्ट बना रखी है, उसको दारुल कज़ा कहते हैं। और जब कोई मुस्लिम बेटी पीड़ित होती है तो कहते हैं तुम फैमिली कोर्ट में मत जाओ, थाने में मत जाओ, कहां जाओ? दारुल कज़ा में, जिसको शरिया कोर्ट कहते हैं। वहां कौन बैठा है? काजी। और काजी क्या करता है? इस्लामिक रीति रिवाज से उसकी जो परेशानी है उसका समाधान करता है। इस्लामिक रीति रिवाज से परेशानी के समाधान मैंने इमराना वाला केस आपको बताया कि गई थी ससुर के खिलाफ बलात्कार का शिकायत करने, बोले यही तुम्हारा शौहर हो गया। ये सिचुएशन है। तो यूसीसी आएगा
तो सारे मुकदमों का समाधान फैमिली कोर्ट में होगा। जो भी इस तरीके का मुता मिस्यार करेगा, हलाला करेगा, उसके ऊपर रेप का मुकदमा होगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। हम दो हमारे दो सब पे लागू होगा। संपत्ति का एक समान अधिकार सबको मिलेगा। शादी विवाह की उम्र से एक समान सबको होगी। सबसे ज्यादा फायदा 11 फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। लेकिन मुस्लिम बेटियां भी हमारी बेटियां हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, हम नारी तु नारायणी को मानते हैं, हम सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, हम यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं। इसलिए देश में सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार हो, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, समान नागरिक संहिता जरूरी है। हम सबको इसके लिए प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो जाना चाहिए। ये संविधान का मामला है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की उनकी इच्छा का मामला है और ये भारत की संस्कृति का मामला। भारत में मैंने पहले ही कहा था, ये भारत की संस्कृति के लिए बना है, अरब की संस्कृति के लिए नहीं। ये तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार अरब का कल्चर है। भारत के लिए ये कुरीति है, कुप्रथा है, अधर्म है। तो अधर्म का नाश होना चाहिए, कुप्रथाओं का नाश होना चाहिए, कुरीतियों का नाश होना चाहिए। इसलिए हम सबको मिलके एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अपनी तरीके से तन मन धन से जुड़ना चाहिए। सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करना चाहिए, व्हाट्सएप पे प्रचार प्रसार जहां जो कैसे कर सकते हैं, जगह जगह व्याख्यान माला करना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। जितना जल्दी आ जाए उतना हमारे सबके लिए अच्छा है। आप सब लोगों ने हमें सुना, इतनी देर रहे हमारे साथ, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय।